कैसे करनी है। ठीक है, पहली चीज मुख्य परीक्षा के लिए या मेंस के लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स तो जो है आराम से तुमने देख लिया कि कैसे हमारे पास खूब सारे फैक्ट्स भी आ गए, हम लोगों ने खूब सवाल निकाल लिया। मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है, एक होते हैं भाई PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो तुम लोग देखते हो, है ना, कि भाई पहले कैसे कैसे सवाल पूछे गए। PYQs का जानते हो यूज क्या है? PYQs तुम्हारे लिए पैटर्न है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पैटर्न है, ये तो देखते हो कि किस पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार PYQs को देख के जब पैटर्न समझ में आ जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि PYQs ऐसे पूछे गए हैं, भविष्य में भी वो सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी सवाल रिपीट नहीं करती, सवाल रिपीट नहीं होगा, पैटर्न समझना है केवल, सवाल रिपीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां हमारा केवल एक यूज बचता है कि हम पैटर्न को देख लें कि किस तरीके का पैटर्न है और उस पैटर्न के हिसाब से हम करें आगे की तैयारी। ठीक, अब दूसरी चीज आ जाती है हमारी, जो मैंने तुमको एक नया टर्म दिया है, FYQs, यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। तो जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस है वो हैं हमारे मॉडल पेपर्स। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो प्रैक्टिस है। अब वो प्रैक्टिस आपको करनी कैसे है, यही घबराहट हो जाती है। यहां हम लोग क्या करते हैं, ये वो सवाल है जो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बिलिटी, इसको क्या कहते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, यानी कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका एक अंदाजा लगाना। तो ये आप क्या कैसे निकालते हैं, ये आ जाता है हमारे मॉडल क्वेश्चन से। मॉडल क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई? यही बताना है, अभी पहले उसी पे आ गए हैं, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपके मॉडल क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब मॉडल क्वेश्चन को लेकर के हो जाती घबराहट, तेरे साथ क्या करें, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी अलग है, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है, उसका क्वेश्चन का फ्रेम अलग है। यही सब बताना है बेटा, फिर तुमसे बातें भी करनी, तुम्हारे जो सवाल है उस पर भी बात करनी है, लेकिन आज यही बताना है तुमको कि किस तरीके से आपको मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक, उसी को हम लोग आज समझने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, मॉडल क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल क्वेश्चन लेते हो और आप लोग सोचते हो कि अरे यार ये क्या पूछ दिया। मेंस का हर सवाल जब आप देखोगे ना तो आपको वो डराएगा कि ये तो एकदम नया सा सवाल है। मेरी बात मान के चलो, मॉडल पेपर या मॉडल क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस है, कोई गारंटी नहीं है कि वही सवाल यूपीएससी पूछने जा रही है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है उसके विश्लेषणात्मक सवालों की, जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मॉडल क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, इस पर मैं आपको बात कुछ बताने जा रहा हूं। एक प्रश्न मान लो मैंने पूछा तुमसे, ठीक, मैं एक प्रश्न देता हूं, 15वीं सदी के यूरोप में घटित परिवर्तनों ने एशिया का भाग्य बदल दिया। मान लो ये सवाल अपने दिमाग में आप रखो, क्यों, क्योंकि एकदम शुरुआत में एक सवाल जो है, मतलब शुरुआत में हमने जो पढ़ाई की है वहां से जुड़ा ये सवाल है। अब क्या होगा, ये सवाल देखते ही पसीना छूट गया, अरे यार कहां कहां से यूपीएससी सवाल को फ्रेम कर देती है। मैं एक मॉडल क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, वॉइस फ्लो है बिल्कुल रंजना, आज यही सब चलेगा भाई, कि कैसे हमें मेन की आंसर राइटिंग करनी है, दूसरे रिवीजन पर कुछ कुछ बताना है आपको। आवाज कम है क्या, मोहम्मद कह रहा है कि आवाज कम है, एक बार कंफर्म करो। दो 2029 में एग्जाम देना है। देखो तुम जब पढ़ रहे हो अनुराग, तो आंसर राइटिंग तो तुमको करनी ही है, कर डालो। स्लो है, वॉइस स्लो है, हाँ आज कर देंगे कर देंगे। कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं कि स्लो है, क्लियर है वॉइस, सही है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ रोहन, आज क्योंकि कल हम लोगों ने उसको खत्म कर लिया, अपना महत्वपूर्ण जो टॉपिक था आखिरी तक पहुंच गए। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ एक सवाल देखते हैं, 2-3 सवालों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा करने कैसे। अब ये सवाल मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया, 1 मिनट इस पर दिमाग लगा लो, इसका कोई रटा रटाया जवाब आपके पास है? नहीं है। क्या कोई भी क्लास इस तरीके के सैकड़ों सवाल आपको रटा सकती है? नहीं। कोई भी मॉडल टेस्ट सीरीज आपको सारे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना है वो आपसे पूछ सकती है, लिखवा सकती है? नहीं। ठीक है, नहीं समझ, नहीं नहीं लिखवा सकती। क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि आपको 2 से 3 रिवीजन तो अपने करने करने, जितनी पढ़ाई आपने की रिवीजन पे मैं अभी बाद में आऊंगा, लेकिन यहां पर जैसे ही आपको कोई सवाल मिला, ठीक है, तो सवाल के लिए 2026 में एग्जाम देना है, 26 में एग्जाम देना है, ठीक है, 27 में देना है, अभी बात करते हैं इस पर सब पर। पहले मुझे थोड़ा सा इस पर फोकस करने दो, कुछ बताने दो। तो बच्चा ये सवाल तुमको मिल गया, मैंने एक मॉडल सवाल दिया कि भाई ये तो भाग्य बदल दिया, परिवर्तन हुए यूरोप में और भाग्य बदल गया एशिया का, है ना।
ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो, जैसे ही तुमको सवाल मिले, इसकी प्रैक्टिस तुमको कैसे करनी है। जैसे ही तुमको ये सवाल मिला, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हिस्ट्री तुमने एक बार क्लास में पढ़ ली, नोट्स तुम्हारे पास है, तुमने उसके 1 से 2 रिवीजन कर डाले। एक रिवीजन के बाद में भी आपके अंदर समझने की क्षमता आ जाती है मेंस के आंसर राइटिंग का। ठीक है? अच्छा, वॉइस स्लो है। चलो मैं एक बार टेक्निकल एंड पर बोलता हूं कि वॉइस अपने एंड से देख ले, मेरे ख्याल से सही है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करता हूं। वॉइस स्लो है, हम लोग अपने एंड से चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं बेटा, इसीलिए कह रहा हूं कि रिवीजन जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है। आमतौर पर होता क्या है कि पढ़ लिया निकल गए, पढ़ लिया और निकल गए, याद नहीं रह जाता, और रट्टा मारना नहीं है मैंने कहा। अब क्या हुआ, इधर से हमारे एंड से एकदम ठीक है बेटा, आवाज अब है ना। तुम देखो, रिफ्रेश वगैरह करो। अच्छा जितेंद्र, ठीक हो गई ना? चलो ओके बेटा। तो अभी तुम देखो कि क्या है, जैसे तुमको कोई पेपर जब क्वेश्चन मिले तो तुमको तुरंत अभी नहीं लिखना है, बस पहली लाइन कौन सी होनी चाहिए, बस पहली लाइन से हम शुरू कर दे। नहीं, पहली वाली लाइन नहीं, मैं मेरा बताया मेथड जरा इस्तेमाल करो, और इस मेथड को कहते हैं स्केलेटन मेथड। स्केलेटन क्या होता है? कंकाल। ठीक है, तो कंकाल वाला मेथड है भैया ये। हमें क्या करना है, एक कंकाल खड़ा करना है, एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, एक स्केलेटन खड़ा करना है। फिर हम स्केलेटन जब बना लेंगे तब हम उसकी आंसर राइटिंग करने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम मिस कर जाते हैं, सीधे कूदे सवाल मिला और गप से गप लिखना शुरू। 15वीं सदी के यूरोप में घटित परिवर्तनों ने एशिया का भाग्य बदल दिया, क्योंकि ठीक है, सोचो। और यहां पर वो बात जो कृष्ण महाभारत में कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज्यादा लागू होती है, और प्रैक्टिस में तो 100% लागू होती है। ठीक है, क्या है, हमेशा एक पॉज लो। इस सवाल को पढ़ा, क्या कह रहा है कि 15वीं, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज क्या है, मैं तुमको एक एक स्टेप बता रहा हूं। प्रश्न को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ो। पहली चीज यही नहीं होता, ध्यान से पढ़ो, घबरा के नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ो। अच्छा बेटा प्रश्न आ गए, तुमको मैं ध्यान से पढ़ता हूं। पहली चीज ध्यान देने वाली कौन सी आई कि ये पूछ रहा है कि 15वीं सदी है, ये क्या क्या हो रहा है 15वीं सदी में, कहां हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहा है कि ये तुम अगर जानते हो तो एशिया का भाग्य कैसे बदल गया। 2-3 बार तुमने ध्यान से पढ़ा, नहीं इसको समझ लो अच्छे से, जो नोट करना है वो करते जाना बेटा। ठीक है, लेकिन मैं तुमको मेथड सिखा रहा हूं। 1-2 सवाल हम लेंगे ताकि आपको मेथड बताएं, और आपको सब आता है, ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। उसकी शर्त वही है, रिवीजन। तो क्या हुआ, प्रश्न को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना है। अभी टाइम मैनेजमेंट भूल जाओ, सर एग्जामिनेशन में इतना टाइम होता है, इसमें कैसे सोचने का समय नहीं होता, लेकिन अभी भूल जाओ। प्रैक्टिस करो, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास तो करो। जब हम जाते हैं, बॉल एक लटका लिया, राहुल द्रविड़, माइकल बेवन, ठीक है, मैथ्यू हेडन, ये सब खिलाड़ी नॉकिंग बहुत करते थे, खट खट बैट लेकर दिन भर बॉल पे नॉक कर रहे हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स, रोज 2 से 3 घंटा केवल नॉकिंग, जो बच्चों को कराई जाती है। तो बच्चों वाले बेसिक्स दुनिया के सफलतम खिलाड़ी अपनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इधर ध्यान दे लो आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेथड सीख लेना है बच्चे, अप्रोच अप्रोच अप्रोच। मैं हमेशा क्लास में चिल्लाता रहता हूं, पढ़ने का तरीका सही कर डाला तो उसके बाद में यूपीएससी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपने पढ़ा, समय की चिंता मत करो, समय रुका हुआ है, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। परीक्षा होनी है जब मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तब तक हमारे पास समय है, तो समय की चिंता नहीं करनी, अभी अपने स्किल सेट को इंप्रूव करना है। ठीक है, प्रश्न को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ा तो हमने कहा अच्छा भाई 15वीं सदी की बात हो रही है कि यूरोप में कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिसने एशिया का भाग्य बदल दिया। 2 से 3 बार पढ़ा, दिमाग में कुछ कुछ बत्तियां जलने लगेंगी। यही करना है बच्चे, मैं तुमको बता रहा हूं, मेंस का एग्जामिनेशन, केवल मॉडर्न इंडिया नहीं, सारा एग्जामिनेशन का कुंजी यही है कि सब पढ़ लो, सब हजम कर लो, और उसके बाद यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगी। इंटरव्यू में भी यही काम आता है, इंटरव्यू में भी ऐसे यही काम आता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो तुमने सवाल 2 से 3 बार पढ़ा, सवाल अपने आप तुमको बताने लगेगा कि मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं। तो 2 से 3 बार खूब दिमाग लगा के सवाल को पढ़ा। सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न को तोड़ लिया, प्रश्न को तोड़ लिया। तो सर क्या क्या बताया करते हैं, प्रश्न को कैसे तोड़ दें, प्रश्न कोई लकड़ी है क्या? प्रश्न को तोड़ दिया। प्रश्न के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो यूरोप है 15वीं सदी का, दूसरा हिस्सा है एशिया। यही 2 बातें वो पूछ रहा है। जब प्रश्न हमने तोड़ा तो हमको समझ में आ गया कि प्रश्न का एक जो हिस्सा है वो है यूरोप, 15वीं सदी। ठीक है, दूसरा हिस्सा है एशिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा कि यूरोप में क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, और एशिया में क्या हो रहा है, उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्न को तोड़ लिया ना 2 खंडों में। अब जब 2 खंडों में हमने तोड़ लिया तो प्रश्न हमारे लिए और ज्यादा आसान हो गया। जब प्रश्न और ज्यादा आसान हो गया तो उसका एक रफ ढांचा या कंकाल या संरचना जो कहो या स्ट्रक्चर बनाना। अब जब ये बना दिया हमने,
तुमने कहा कि भाई अब हम जिसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लिया ध्यान से, प्रश्न थोड़ा समझ में आ गया, प्रश्न को फिर तोड़ लिया, तोड़ने के बाद एक ढांचा बना लिया, रफ बना लिया, कंकाल बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, जो भी बना लिया, सब सब अभी रुको, अभी अरिचय परिचय पर बात मत करो, ठीक है, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। अब बच्चा हुआ क्या, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान, ठीक है। तुम्हारे टीचर की जो बातें हैं उसको तुम थोड़ा ध्यान से समझ लोगे, एकदम आसान हो जाएगा। अब हमने कहा सवाल को हमने बना लिया, 2 हिस्सों में तोड़ लिया, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। मैं अपनी तरीके से बनाता हूं, तुम उसको अपनी तरीके से बना सकते हो, जैसे भी चाहो तुम, ठीक है। इतना गोला गोला बनाने की जरूरत नहीं है, तो मेरी अपनी आदत है, मैं चूंकि बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट भी रहा, इसलिए मुझे ये सब खींचने विचने में बहुत दिक्कत नहीं होती। मैं अपने रफ के ऊपर भी बहुत तरीके के स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बना डालता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, मैंने कहा ये तो हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया। सवाल लिखना कितना बड़ा है, 150 से 250, ठीक है ना, 150 से 250। एग्जाम अनुज बेटा, एग्जाम भूल जाओ, अभी एग्जाम नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है, और तैयार करते समय आपको समय भूल जाना है। एग्जामिनेशन हॉल तक हम तैयार हो जाएंगे कि हमारी आदत पड़ चुकी है, खट से पढ़ा 2-3 बार, प्रश्न को 2 हिस्सों में तोड़ा और पीछे जाकर रफ में अगर स्केच बनाया तो बनाया, वरना कई बार तो रफ के स्केच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये क्या किया, यूरोप और एशिया। अब ये पूछ क्या रहा था, देखो पूछ रहा है 15वीं सदी, तो 15वीं सदी का यूरोप तुमको याद है, हमने इसको पढ़ा है, कब पढ़ा है। ऐसा क्या हुआ है 15वीं सदी में कि वो इतना महत्वपूर्ण है। एक चीज तुमने पढ़ी है ना, 1453, केवल इतना लिखना है, 1453, 1453 लिख लिया। क्या था 1453, याद आ गया ना भाई, हमने पढ़ा था एकदम शुरुआत, यूरोपियों का जब हम आगमन पढ़ रहे थे कि भाई यूरोपीय भारत आ क्यों रहे हैं, तब हमने 1453 कुस्तुन दुनिया का पतन पढ़ लिया। याद आ गया ना, कनेक्ट होने लग गया। 15वीं सदी में क्या हो रहा है, कुस्तुन दुनिया का पतन हुआ, फिर क्या हो रहा है, मसाला व्यापार, ठीक है, मसाला व्यापार की चर्चा चल रही है कि मसाला व्यापार बाधित हुआ था, हमें याद है ना, बाधित हुआ है, मसाला व्यापार बाधित हुआ, तो भारत व पूर्व से अरब जो व्यापार करते थे, अरब व्यापार बाधित हो गया है, अरब व्यापार बाधित हो गया है। और इसी समय में यूरोप के भीतर क्या चल रहा है, पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण के साथ भौगोलिक खोजों का युग। कुछ नहीं, बहुत नहीं, तुमने रट लिया, रटने मतलब 2-3 रिवीजन कर लिए हैं, पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजों का युग, ठीक है, इसके बारे में आपने लिखा। उसके बाद आपको याद आ गया क्या, कि पुनर्जागरण भौगोलिक खोजों का युग, अमेरिका, भारत आदि के समुद्री मार्ग की खोज। अरे अमेरिका, भारत वगैरह के समुद्री मार्गों की खोज होने लग गई, याद है ना, स्पेन, पुर्तगाल, आने लग गई, कहानी आने लग गई, दिमाग में तुम्हारे कहानी फिट होने लग गई ना, कि सर ये तो सवाल एकदम हमारे समझ में आ रहा है, हमने इसमें कौन सी चीजें जो नहीं पढ़ी, सब तो पढ़ी। अब जरा मुझे बताओ, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तब समझ में आ गया ना। जैसे ही ध्यान से पढ़ा, उसको तोड़ा और कंकाल बनाने बैठे, इसमें से ऐसा क्या है जो तुमको नहीं आता, ऐसा कुछ है, केवल सोच रहे हो, क्योंकि 2-3 रिवीजन कर लिए, अब तुम इतिहास के मास्टर हो भाई, अब तुम इतिहास के स्टूडेंट नहीं रह गए, तुमने 2-3 रिवीजन कर लिए, बढ़िया से तुमको सब समझ में आ रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज है जो तुमको लगे कि अरे यार नहीं है, हमारे दिमाग में थी नहीं, हमको पता नहीं थी, लिखो, आ रहा है ना धीरे धीरे। और लोग बताओ, मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम समझ पा रहे हो ना, कि इसको कौन सी चीज है जो तुमको नहीं आती, आ गया ना मजा। अभी और चलेंगे, अभी और मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी अभी रुको, जूनी सब आएगा, अभी यही तो सब सेट हो जाएगा ना। इसी कहानी को पॉइंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आफत आ गया है ना, अब कोई आफत नहीं आने वाला, तब पढ़े हम लोग, ठीक है। मेंस के लिए नोट्स नहीं, अभी मैं बता रहा हूं ये क्या करना क्या है इसका। चलो बहुत ही बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स कुछ कह रहे सर ये तो कुछ नहीं है, सवाल देखने में पसीना छूटा जा रहा था कि पता नहीं कौन सा तूफान पूछ लिया, और यहां तो देख रहे हैं सब आता है, पद्धति, ठीक है, कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी सुधा, अभी बताता हूं बेटा। तो ये क्या हुआ, समुद्रिक मार्ग की खोज वगैरह हो गई, ठीक। और इसी में एक जो चीज यहां पर शुरू हुई, यूरोप में व्यापार से भारी मुनाफा, ठीक है भाई, ये सारे लोग भारी मुनाफा यहां से कमाने लग गए। अब ये सारी बातें हो गई, मेन तो इतना भी लिख दोगे बहुत हो गया, काफी कुछ हो गया। अब तुमने कहा एशिया में क्या हुआ, अमेरिका गुलाम बना और एशिया के देश गुलाम बने। अब भारत के भीतर क्या हो रहा है, भारत में, एशिया में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो रहा है भाई,
हमने पढ़ा है, एक के बाद एक लगातार यूरोपीय शक्तियां आ रही हैं, और जब ये यूरोपीय शक्तियां आ रही हैं, इनके मध्य भारत व अन्य इलाकों पर कब्जे का संघर्ष चल रहा है। ठीक, भारत के और एशिया के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पुर्तगालियों ने क्या किया, साम्राज्य बनाने का प्रयास शुरू कर दिया, यानी साम्राज्यवाद, भारत साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। इसी प्रवृत्ति की वजह से अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है, आदि ने उपनिवेश बनाए, उपनिवेश बनाए। इन सब ने जब उपनिवेश बनाया तो क्या हुआ, एशिया यूरोप का गुलाम बन गया। एशिया यूरोप का गुलाम बन गया तो क्या हुआ, एशिया का औपनिवेशिक शोषण शुरू हो गया। यूरोप अमीर होता गया, एशिया गरीब होता गया। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं शुद्ध हिंदी शब्द, पॉइंट वाइज भी कर सकती हो। ठीक है, सुजीत आएगा। ठीक है, ठीक है, 15वीं सदी में हुआ ना, 1498 में यूरोपीय आ गए, वहीं से शुरू कर रहे हैं ना। जो 15वीं सदी में हुआ उसके बाद सबसे पहले तो 1498 में आ गया वास्को डी गामा, उसके बाद तो बहुत सारी शक्तियां आ रही हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे। तो ये क्या हुआ कि हमने इसका खाका बना लिया कि औपनिवेशिक शोषण हो गया। औपनिवेशिक शोषण हुआ यानी कि 15वीं सदी के बाद जो कुछ भी घटित हुआ उसने क्या किया कि एशिया को गुलाम बना दिया, यूरोप का गुलाम, और एशिया का औपनिवेशिक शोषण शुरू हो गया और विश्व का संतुलन बदल गया। यानी जहां पहले यूरोप गरीब था, कमजोर था, आर्थिक रूप से पिछड़ा था, एशिया के देश आर्थिक रूप से समृद्ध थे, उन्होंने अभी जो है पलट करके एशिया का शोषण शुरू कर दिया। एशिया गरीब हो गया और यूरोप समृद्ध हो गया, और यहीं से साम्राज्यवाद आ गया, उपनिवेशवाद आ गया, और उपनिवेशवाद के बाद क्या आ गया तुम्हारा, पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब यूरोप का एक तरीके से प्रभाव है। चूंकि एशिया का भाग्य बदल दिया, इतने पर ही ये बात कर रहे हैं। अगर आपने इतना लिख डाला तो एग्जामिनर कहेगा तुमको सब आता है, तुमको सब आता है। तो हमने क्या किया, इसका खाका बना दिया, और जैसे ही खाका बनाया हमको आ गया कॉन्फिडेंस कि भाई सवाल तो हमारा हो गया। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल, पूंजीवाद तो संजू ऐड किया बेटा ना। पॉजिटिव इफेक्ट जो है, पॉजिटिव, देखो इस सवाल का टोन क्या है कि वहां जो कुछ बदला, एशिया का भाग्य बदल गया उन परिवर्तनों से। एशिया का भाग्य यहां पर सब निगेटिव ही बदलने की बात है, वरना तो फिर तुम लोकतंत्र पर आ जाओगी, संवैधानिक लोकतंत्र पर आ जाओगी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फलाना ठिकाना, फिर पॉजिटिव नोट पर चला जाएगा। ठीक है ना। अगर ये सवाल बनाए, ठीक, अगर ऐसा ही कोई सवाल बने कि यूरोप के देशों ने भारत का सिर्फ शोषण ही नहीं किया, ठीक है, भारत का शोषण ही नहीं किया, संवर्धन भी किया, तब वहां पर उन सब चीजों को भी ले लो। टोन तुमको समझ में आ गया। अब जब टोन समझ में आया तो चौथी चीज क्या हुई कि अब हमें सवाल हमने खोल दिया। सवाल के 3 हिस्से होते हैं जब हम जवाब लिखेंगे, प्रस्तावना, उपसंहार, और ये क्या है, मेन बॉडी। ये बड़ी गुत्थी रहती है कि सर प्रस्तावना क्या लिखना है, मेन बॉडी क्या होती है, उपसंहार क्या होता है। इसी सवाल के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी सवाल के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हुआ, 15वीं सदी के यूरोप में घटित परिवर्तनों ने एशिया का भाग्य बदल दिया। हमेशा यह ध्यान रखो कि जो मेन बॉडी है उसके पहले जब प्रस्तावना लिख रहे हैं उसका मतलब है कि अपने सवाल को जिस समय की बात चल रही है उससे पहले से जोड़ देना, और जब हम उपसंहार लिख रहे हैं तो जहां तक की बात हमने की है उसको उसके आगे से जोड़ देना। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना तो एकदम क्लियर है कि आप लिखेंगे ही इसकी प्रस्तावना में कि किस तरीके से मसाला व्यापार बाधित हुआ, अरबों के हाथ से निकल गया। ठीक है, और उसके बाद कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो भौगोलिक खोजों का युग शुरू हो जाएगा। इसलिए युग शुरू हुआ क्योंकि वहां पुनर्जागरण वगैरह चल रहे थे, तो लोगों को भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक खोजें, इनसे सबसे प्रेरणा मिली और सामुद्रिक मार्गों की खोज वो शुरू हो गई। एक तरीके से आपको ये जो मसाला व्यापार का बाधित होना और कुस्तुनतुनिया का पतन, यही तो वो चीज है जो 15वीं सदी के यूरोप में घटित परिवर्तनों के पहले हुई। ठीक है, तो ये जो है वो प्रस्तावना बनी, और यहां पर जब आप आए मेन बॉडी, आपने ये पूरी बाकी चीजें मेन बॉडी में डाली और आखिर में आपने लिख दिया। अगर आप जो है लिख रहे हो मतलब आंसर फ्रेम में लिख रहे हो कि पूरा पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करते हुए लिख रहे हो, तब आपको उपसंहार की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई सवालों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहां पर हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट्स वगैरह बना करके भी निकल जाओ, तो उपसंहार भी फ्लो चार्ट का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि जब जो कुस्तुनतुनी पुनर्जागरण से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात आप प्रस्तावना में पुनर्जागरण, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण घटित हो रहा है, फिर 1453 पर आप चले आएंगे, मसाला व्यापार, अरब अरब की कहानी तुम्हारी मेन बॉडी में यहां पर चली ही आएगी। यहां से आपने इसको डेवलप किया, और डेवलप करके जब आप उपसंहार पर आएंगे तो आप यहां पर कहां पर इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि पश्चिम, पश्चिम यानी कि यूरोप, ठीक है, यूरोपीय देश है ना, पश्चिम ने वैश्विक आर्थिक
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संतुलन को बदल दिया। ठीक है ना, पश्चिम ने वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संतुलन को बदल दिया। अब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो यूरोप का वैश्विक प्रभुत्व है। ठीक है, यूरोप का वैश्विक प्रभुत्व है। ठीक है ना, दो तीन मेन चीजें समझ लो। ठीक है, दो तीन चीजें समझ लो। मैंने क्या कहा, टाइम लो, समय नहीं देखना है, अभी अपने आप को प्रैक्टिस पे ले जाना है। प्रैक्टिस पे ले जाना है। प्रश्न को दो तीन बार ध्यान से पढ़ा, प्रश्न को तोड़ा, एक रफ ढांचा बनाया, रफ ढांचा बना करके अगर आप उसको जो है मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो पहले की लाइन उससे पहले को जोड़ देती है, उपसंहार की लाइन उसके बाद की गतिविधियों को जोड़ देती है। ठीक है ना, समझ गए? तो अब इसको बेटा बिल्कुल एजाज नहीं देखा जा सकता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा जो सजेशंस आपके मेंटर्स आपको देते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस में बहुत अच्छे नंबर उठाने के लिए आपको प्रैक्टिस में चले जाना है। और प्रैक्टिस में जाने के पहले मैंने क्या कहा था, एक जो बुनियादी चीज है उसका आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? मैं 3 मार्क बना रहा हूं ऐसे। ठीक है, 3 चीजें यहां पर मैं मार्क करता हूं। ये है रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3। आपका सर ये बड़ा कठिन लग रहा है सब कुछ, बिल्कुल कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां पर हो गई क्लास प्लस नोट्स प्लस जो है जो भी अध्ययन सामग्री आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन सामग्री। ठीक है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो यहां पर आ गया। इतना सब करने के बाद आप रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे कि हम रिवीजन 1 में जाएंगे, रिवीजन 2 में जाएंगे और रिवीजन 3 में जाएंगे। ध्यान रखो, यहां का रिवीजन 3 जो है वो आप परीक्षा से पूर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 रिवीजन्स आप करिए। अभी सब करेंगे, सब बात कर लेंगे। अभी हैंडराइटिंग वगैरह पे भी बात करेंगे। ठीक है, पढ़ाई कर ली, इसको जिसको कहते हैं ना कि तैयारी करी पहले तो, और तैयारी के बाद एक रिवीजन अनिवार्य है, दूसरा रिवीजन अनिवार्य है, और तीसरा आपको एग्जाम से पहले जो 26 में जा रहा है वो 26 के लिए प्लान करे, जो 27 में जा रहा है वो 27 में प्लान करे। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब देखो, मान लो तुमने जो है टोटल नोट्स बनाए 500 पेज के। भाई रिवीजन तो आप अपने नोट्स का करोगे, इसीलिए मैंने नोट्स पर इतना जोर दिया है कि नोट्स अच्छे बना डालोगे, तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, 500 पृष्ठ ये केवल हम मान रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने टोटल बनाए 500 पेजेस के नोट्स। रिवीजन 1 में भाई बहुत कुछ तो याद हो गया। जब हम रिवीजन 1 में जाएंगे तो हम क्या करेंगे जानते हो? बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान रखो, अपने नोट्स के पहले एक पेज चिपका दो जिस पर लिखा हो रिवीजन 1। तो सर ये क्या क्या करवा रहे हैं? तुम्हारी मेहनत को आसान कर दे रहे हैं बच्चा, समझ लो। अपने तुमने नोट्स निकाला और नोट्स के ऊपर सबसे पहले आपने एक पेज चिपका दिया, उस पर लिख दिया रिवीजन 1। ठीक है, नहीं क्लास नहीं देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं। केवल क्लास तब देखनी है जब कहीं बहुत ज्यादा फंस रहे हो, यार ये वाली चीज समझ में नहीं आई या नहीं आ रही, भूल गए। ठीक है, कुछ अब याद नहीं आ रहा है, तब जाओ वापस क्लास में, वरना कितनी बार क्लासेस देखोगे। कोशिश ये करो कि अब क्लास में जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है कभी। चिपकाया क्या? रिवीजन 1। क्या करना है जानते हो? इसका पेजिनेशन कर लीजिए। पेजिनेशन क्या कहते हैं? हर एक पेज पर पेज नंबर लिख दिया, उसको कहते हैं पेजिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 259 247 349 490। ठीक है, 531 पेज नंबर आ गए सारे। मैंने क्या कहा? अच्छा, इसका आफत आ गया का नाम क्या था यार, मैं भूल गया हूं। ठीक है, चलो देखो बच्चा, जो मैंने कहा कि ये नोट्स बनाए हैं, एक पेज छुड़वाया तुमको, मार्जिन छुड़वाए। जब तुम पीडब्ल्यू पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने नोट्स में लिख डालो। नोट्स बना लिया जब, अच्छे से पढ़ते हुए पीडब्ल्यू की किताब या एनसीईआरटी या जो कुछ भी तुमको कुछ ऐसा लिखे, ठीक है ना, तो जो भी कुछ ऐसा दिखे तो वहां पर जाकर अपने नोट्स में डाल दो उसको। तो कॉलेज के प्रोफेसर सब बोलते हैं ना, जैसे क्या अवदा नाम है, नहीं एवीडीए, ये क्या नाम हुआ यार, अवदा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एजाज, सारे मॉडल चलते हैं बेटा। मैं अपनी क्लास के अंदर बच्चों को बहुत उनकी ओरिजिनलिटी पे छोड़ देता हूं। आपको अपनी ओरिजिनलिटी किल नहीं होने देनी है, जैसे मजा आए वैसे पढ़ो, मैं तो तुमको गाइड कर रहा हूं। ठीक है, अवदा, चलो तो देखो बेटा, तुम जो बात कर रहे थे एजाज, जो तुमने कही, ठीक है,
रिवीजन करना पड़ेगा शान, ठीक है। रिवीजन पूरा सिलेबस पूरा कर लो, देखो जो तुम पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। लेकिन वो रिवीजन होता है कि हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जब पूरे नोट्स बन जाएंगे तब आएगा ये फर्स्ट रिवीजन। अभी वाले रिवीजन को मैं रिवीजन नहीं मानता हूं, पूरी पढ़ लिया सेगमेंट, अब रिवीजन 1 पे चले गए क्योंकि खाका बन गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब यहां पर रिवीजन 1 तुमने लिख लिया और तुम रिवाइज करने बैठे, तुम पहला पेज पढ़ गए। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना आसान कर रहा हूं तुम्हारा काम। फैक्ट्स वगैरह सब याद हो गए, एक बार पढ़ा, दोबारा ना विद इन अ वीक रिवीजन, उसी दिन रिवीजन किया या 24 घंटे में रिवीजन किया, विद इन अ वीक कर लिया। टेस्ट दे रहे हो तुमको टेस्ट देना है, मॉडल पेपर करना है, तो तुमको रिवाइज तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन मैं जब लिख रहा हूं तो वो कह रहा हूं पूरा सेगमेंट के बाद, अब आपने रख दिया, अब हो सकता है आप एनवायरनमेंट पढ़ो, उसके बाद आप निकालोगे कि चलो भैया हिस्ट्री को रिवाइज करने का टाइम आ गया, तब क्या होगा। पेज नंबर 1 पलटा, चलो यार ये सब तो याद है, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 2 पलटा, याद है। पेज नंबर 11 तक चले गए, 11 पे कोई ऐसा फैक्ट मिला या 11 पे कुछ ऐसी चीज मिली तुमको लगा अरे यार ये तो भूल गए थे, तो यहां पर क्या लिखा, ये जो पेज हमने चिपकाया उस पर हमने लिख लिया पेज नंबर 11, ठीक है। इसका यूज क्या है ये समझ लो, उस पेज पे हमने लिखा पेज नंबर 11 कॉमा, 12 वाला आता है, 13 वाला भी आता है, 14 पे फिर से कुछ ऐसा है जो हमको लगा कि नहीं हमको याद नहीं है, फिर हमने 16 17 18 पढ़ लिया, 19 पे कुछ हुआ, हो सकता है कि 19 20 21 चला जाए, तो घबराना नहीं है। ऐसे क्या होगा, ये हो गया 30 33, ठीक है, 37 40 41 54 58 59 60, ठीक है, 72 80 85 86 95 100। बात समझ गए तुम, ठीक है, बात समझ गए। आपने ये जो पेज चिपकाया है, इस पेज को ऊपर अपने नोट्स के बाहर ही रिवीजन 1 के समय आपने लिख लिया कि भाई इतने सारे पेजेस ऐसे हैं जहां पर जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। लेकिन है क्या कि 500 पेज से आपने रिवीजन 1 में अपने आप को लिमिटेड कर लिया, केवल हो सकता है 200 पेज में, ठीक है, केवल 200 प्रश्न, 300 आपने घटा दिए, रिवीजन हो गया हल्का। बात ना करो भाई, पहले यहां फोकस कर लो। हम बता रहे हैं सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है अगर हम उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, रिवीजन 1 किया और आपने प्रश्न घटा दिए, ये मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे जरूरी है। इतना फैक्ट भरा है मॉडर्न इंडिया में कि बड़े बड़ों का कलेजा कांप जाता है भाई, ठीक है। तो रिवीजन 1, अब रिवीजन 2 में जब तुम जा रहे हो तो जानते हो तुमको कितना पेज देखना है, कितना पेज देखना, केवल 200, 500 नहीं देखना। ये बात समझ में आ गई सबको, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए, नहीं समझे तो फिर से बताओ, लिखो, समझ गए, तभी आगे बढ़ूंगा। ये बात जो समझाना चाह रहा हूं ये समझ गए कि नहीं, अवधा तो समझ गया, और बताओ। बिल्कुल फैक्ट्स की दिक्कत है, ठीक, और बताओ सब लोग समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, तो क्या हुआ, हमने अपनी तो मेहनत आसान कर ली भाई, स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट है हम, स्मार्ट एस्पिरेंट। 500 पेजेस में हमने दिया 200, फिल्टर कर दिया, फिल्टर करके पन्ने बचे 200, तो 200 जो बचे अगले रिवीजन में हमको केवल 200 पन्ने देखने। चलो अब यहां पर फिर वही हुआ, यहां हमने क्या किया, फिर रिवीजन 2 ये पेज फिर से चिपकाया। अगली बार जब जाएंगे 200 वाला ये रिवीजन हमको करना है इसमें, तो हम पहले 200 का रिवीजन करेंगे, लेकिन उसी पे पेज चिपकाएंगे रिवीजन 2, फिर से रिवीजन 2। अब ये जो 200 पेज यहां पर बचे थे, हो सकता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज बचे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज बचे बहुत कम, ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा अब केवल हमको 21वां वाला अभी भी याद नहीं था, हमको 59 नंबर और 60 नंबर अभी भी बताओ याद नहीं हुआ, और मेहनत करनी थी, 72 भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद सीधे हमको 95 पे हम चले गए और हम चले गए 100 पे। इस बार हो सकता है कि सेकंड रिवीजन के बाद हमारे पास पेज बचे 72, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, ठीक है, जब एग्जाम में आप जाते हो तो वहां पर रिवीजन 3 एक बार फिर से 3 चरणों में बट जाता है, इस चीज पर फिर से आना है, ठीक है, कि जब आप एग्जाम से पहले जाते हो तो रिवीजन हो जाता है 3 टियर, ठीक, 3 टियर, और ये है कॉन्फिडेंस। रिवीजन 3 का 3 बार ए एग्जाम से पहले, एग्जाम में कोई 26 में जा रहा है, कोई 27 में, कोई 28 में जा रहा है, तो रिवीजन से पहले सब देख लेना है। रिवीजन ए हुआ फुल रिवीजन, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि मेरी बड़ी कोशिश ये रहती है कि तुम बहुत बढ़िया परफॉर्म करो, और उसका एक ही तरीका है जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, फुल रिवीजन। फुल रिवीजन, ए रिवीजन तो जब एग्जाम के पहले करोगे तुम फिर से 500 पेज, लेकिन इस बार तुमको मक्खन लग रहा है क्योंकि ये तो तुमने कर डाला, मक्खन की तरह पलट गए तुम, क्विक रिवीजन हो रहा है क्योंकि तुमको सब आता है। फुल रिवीजन, उसके बाद में वही प्रक्रिया जो हम लोगों ने दोहराई थी, पेज लगाया, तो इस बार हमने फिर से पेज लगाया और फिर से हमने एग्जामिनेशन के टाइम पर पेज लगाया। तो इस बार जब हम जा रहे हैं 72 पेज हमने लिखे कि हमको 72 पेजों पे कुछ कुछ तथ्य थे जो याद नहीं थे, हमने उनको पढ़ डाला है, यानी हमने सब याद कर लिया। अब हम यहां पर आ गए, ठीक है। दूसरी चीज तुमको याद होगी कि मैंने तुमको कहा था कि एक पतली डायरी अलग से बनानी है जो सबसे कठिन होगी, ठीक है। सबका 2 बार रिवीजन करके तीसरा सब्जेक्ट चालू करें, बिल्कुल कर सकते हो। यहां पर मैं कहता हूं तुम देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम दिन में कितने घंटे एंगेज होते हो पढ़ाई में कोचिंग के साथ, है ना। तैयारी को ठोक बजा के आपको करना है।
तो मैंने कहा कि जो डायरी बनाई है उस डायरी में भी यही काम करना है। वो डायरी कितने लोगों ने बनाई है? मैंने कहा था उसमें युद्ध, संधि, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, पतली डायरी बनाना, बहुत बड़ी डायरी नहीं बनाना है, ठीक है, पतली डायरी बनाना। तो आज आपने क्या समझ लिया यहां पर? दो चीजें आपने देखा कि हमने एक सवाल लिया और सवाल को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से जो है पहले 2-3 बार पढ़ा, फिर तोड़ा और फिर उसका एक स्केलेटन बनाया। और फिर हमने क्या कहा कि ये तभी संभव हो पाएगा जबकि आप इस तरीके से अपने रिविजन्स करोगे। रिवीजन जब करोगे ना, फ्रांसिस बेकन एक बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि देयर आर सम बुक्स टू बी रेड, कुछ किताबें हैं जो पढ़ी जाती हैं, देयर आर सम बुक्स, ठीक है। आयरा, तुम्हारा सवाल क्या, मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करती हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अगर तुम 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकती हो, बिल्कुल। मैं तुमको सिर्फ एक कुंजी दे रहा हूं कि तुम जो कर रहे हो सोच विचार के कर रहे हो, उसके बाद तुम कर सकते हो। रैंडम कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी तैयारी में सब कुछ हमारी प्लानिंग है, रणनीति है। तुम ऐसे सेनापति हो, ऐसा नहीं है जिसके कुछ सैनिक अपने आप आगे बढ़े जा रहे हो, तुरंत जब तक मैं नहीं कहूंगी आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं सेनापति हूं। तुम्हारी तैयारी का कोई भी हिस्सा तुम्हारे बिना कमांड के नहीं हो रहा हो, तुम्हारी जानकारी के बिना नहीं हो रहा हो, ये जरूरी है। इसलिए रिवीजन का ये मेथड तुमको फॉलो करना है। ऐसे बहुत से सवाल है, लिखूंगा नहीं, सवाल तुम दिमाग में तुमको दे रहा हूं, तुम अपने मेन के आंसर राइटिंग को तो कर ही रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको कुछ भी तुम लिखने बैठ रहे हो, पीवाईक्यू मिला, मॉडल पेपर मिला, झम 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 अपना खींचना शुरू करो। इतना सुंदर सुंदर खींचने की जरूरत नहीं है, झम झम खींचो कि भैया अच्छा सवाल आ गया कि विभाजन की जड़ें स्वाधीनता संग्राम में निहित थी। सर ये तो बड़ा कठिन सवाल आ गया, नहीं आ गया, टेक अ पॉज एंड थिंक। जैसे मैंने कहा, सोचना शुरू कर दिया। जैसे बेटे 1857 के बाद फूट डालो राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने उसके बाद में बंगाल का विभाजन किया था धार्मिक आधार पर, उसका विरोध हुआ, लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग बनाई, 1909 में पार्लियामेंट एक्ट लेके। जीएस में इतना ही करना है बच्चे, जीएस में कोई विद्वान नहीं होना, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो तब तक नहीं आएगा जब तक यूपीएससी क्रैक नहीं कर दोगे, उस दिन तक विश्वास नहीं होता। देखिए बेटा तुम आईएएस बन गई, हाथ पैर ढीले पड़ जाए, घुटना उठना सब जो है खुल गए, जहां खड़े थे वहीं धप से बैठ गए, ठीक, विश्वास ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो नहीं आता है, ठीक है ना। चलो, तो अभी ये बात हम लोगों ने कर ली जो मैं आपको करना चाहता था। अब जो समय बचा है उस पर हम लोग बात करेंगे, कुछ कुछ सवालों पर, जो तुम्हारे सवाल हैं, जो मुझे लगता है कि जिन पर बात नहीं हो पाती आमतौर पर, उन सवालों पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब जरा 2 मिनट का एक ब्रेक दो, 2 से 3 मिनट का, उसके बाद तुम लोग अपने सवाल अभी मत डालना। जो सवाल मैं पूछूंगी ये सब एकदम ना चैट बॉक्स तुम्हारा एकदम भगता रहता है, एक भी सवाल देख नहीं पाऊंगा तो जवाब कैसे दूंगा, इसलिए जरा 2 मिनट का एक ब्रेक दो। 59 हुआ है, 11:59 या 12:02 पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं तुम्हारे सवाल जवाब। चलो मैं आ गया, अब हम लोग बातचीत शुरू करें, है ना। टू 28 अच्छा चलो, ये धर्मवीर का सवाल है, मैं इसका सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि कम कम आता है चैट बॉक्स में। सर कितनी बार रिवाइज करना है, ठीक है ना, कितनी बार इसको रिवाइज करना है। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि जब आप पढ़ने के क्रम में हो, आज क्लास लिया, क्लास के बाद आपको मॉडल टेस्ट देना होता है ना, तो आप रिवाइज करते ही करते हो। इस रिवीजन को मैं मेन रिवीजन नहीं मानता, ये बहुत जरूरी रिवीजन है, क्योंकि जो रिवीजन आप पढ़ाई के तुरंत बाद करते हो, मैंने एक बार आपको बताया था ना कि आपकी फाइल्स जो दिमाग है ना, वो परमानेंट मेमोरी में तब डालता है जब आप बार बार वो फाइल दिमाग से मांगते हो। तो जैसे आपने तुरंत रिवीजन कर लिया तो दिमाग समझ जाता है कि अच्छा भाई ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको रखो, मेमोरी हमारी ऐसे काम करती है। तो वैसे ही जब आप रिवाइज करते हो ना, तो वो परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो वो वाले रिवीजन एक है। लेकिन मैंने जो ये रिवीजन बताया कि एक बार जब आपने पढ़ाई खत्म कर ली तो प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, रिवाइज आप कर ही रहे हो, उसमें आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। लेकिन जब आप पूरी पढ़ाई खत्म कर लोगे, मतलब मॉडर्न इंडिया मान लीजिए आपने खत्म कर लिया, उसके बाद जब आपने मॉडर्न इंडिया उठाया तो फिर वो रिवीजन सीरियस रिवीजन होगा। अभी आप मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, मेंस के मॉडल आंसर राइटिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप एक रिवीजन में जाने के बाद वही सवाल करोगे हल, तो आपको लगेगा कि अरे यार
कितना इंप्रूव हो गया। ये इंप्रूवमेंट जरूरी है, ये इंप्रूवमेंट आपका जरूरी है। एक दिन में मसल नहीं बनते, उसी तरीके से एक दिन में इंटेलेक्चुअल मसल भी नहीं बनते। इंटेलेक्चुअल मसल बनते हैं ना प्रैक्टिस से। शरीर के लिए जिम करते हो, दिमाग के लिए रिवीजन करोगे, तुरंत क्वालिटी इंहांस हो जाएगी। तब आपको जो मॉडल पेपर वगैरह आपको मिलेंगे ना, उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो चुका होगा। इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो अभी के रिवीजन को मैं नहीं गिन रहा, मैं कह रहा उसके बाद अगर 27 में आपको एग्जाम देना है तो क्या करना है। देखो 27 हो, 28 हो, 29 हो, 3 तरीके के सवाल मेरे पास आते हैं, ठीक है ना, कि 3 तरीके के सवाल आते हैं। सर अभी 26 की स्ट्रेटजी क्या है, 27 की क्या है, 28 की क्या है, 29 की क्या है। 29 बहुत दूर है, 28 भी बहुत दूर है। रोहित बार बार पूछ रहा है सर 28 के लिए क्या स्ट्रेटजी है, दूर है, लेकिन आप तैयारी अभी से कर रहे हो। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई यानी अपने सारे सब्जेक्ट, सारे सेगमेंट्स यूपीएससी के खत्म कर डाले। उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई, उसकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास में आ गई, आपके पास उसका विश्लेषण करने की क्षमता आ गई, आपने खूब प्रैक्टिस सेट लगा लिए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ आपने नोट्स बना लिए। अब अगर मान लो आपकी तैयारी जो है ना अभी खत्म हो जाए साल भर के बाद, संकल्प बैच मान लो या प्रहार बैच, जो भी बैच आपने मतलब लिया होता है, अलग अलग मैं मॉडल की बात कर रहा हूं, उसके बाद अगर आप सब छोड़ के बैठ जाओगे, फिर कहोगे मैं 29 में देखूंगा, तो सब साफ हो चुका होगा। इसलिए आपको कांस्टेंट टच में बने रखना है। लेकिन आपको तुलना एक बार अपनी करनी है उन लोगों से जो 26 में एग्जाम दे रहे हैं या 27 में एग्जाम दे रहे हैं। उनके पास समय कम है, तो चूंकि उनके पास समय कम है इसलिए वो ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। और जाहिर सी बात है अगर आप 28-29 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी अभी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है। एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है इसका मतलब है कि आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। अभी तो कोई बच्चा मुझे किसी दिन कहने लगा कि सर मैं 11th क्लास में हूं, ठीक है, तो 11th और 12th में भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने लगे हैं, तो आपको वो भी तो करना है। तो आप बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में थोड़ा कम एंगेज हो पाएंगे। तो आप अपनी क्लासेस अच्छे से करिए, आप उसका रिवीजन करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए। लेकिन आपको अपनी गति थोड़ी धीमी रखनी चाहिए। मैराथन में और 100 मीटर की स्प्रिंट में क्या फर्क है। जो 26 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने जा रहे हैं, जो 27 में जा रहे हैं वो 200 मीटर में भाग लेने जा रहे हैं। लेकिन जो 28-29 में यूपीएससी में अपीयर होने जा रहे हैं वो मैराथन में जा रहे हैं भाई। और रेस में क्या होता है, 100 मीटर का धावक उसेन बोल्ट मैराथन में नहीं दौड़ता था, क्योंकि उसेन बोल्ट बहुत तेज भागता है और शुरुआती जो है ना 100 मीटर में सारी एनर्जी लगा देता है। लेकिन मैराथन का धावक अगर बहुत तेज भागता है तो जाकर के 1 किलोमीटर के बाद उसकी सांस फूल जाती है और बाकी लोग उससे आगे निकल जाएंगे। भाई थकान भी तो होती है, 3 साल एक पेस में थोड़ी तैयारी कर पाओगे। तो भाई 28-29 वाले थोड़ा सा अपने जीवन में और भी काम डाइवर्सिटी बनाते हुए तैयारी करो। यहाँ कोई कसम नहीं है, लेकिन 26 वाले और 27 वाले भी, उनके लिए एक तरीके का डेथ कॉल है कि भैया मरता क्या ना करता, अब हमको तैयारी अच्छे से करनी है। तो तीनों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा, तीनों का टाइम टेबल भी डिफरेंट हो जाएगा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अवधि देखो, 1 साल बचा है तो अलग तरीके से तैयारी, 2 साल बचा है तो अलग तरीके से तैयारी, और उससे ज्यादा समय बचा है तो अलग तरीके से तैयारी, ठीक है ना। चलो अच्छा, कितने आवर्स पढ़ें, जैसे सुमित का, देखो यहां पर एक बात मेरी समझो बेटा, कितने घंटे पढ़ें ये सवाल जो है ना इस पर डिपेंड करता है। एक सेकंड, हाँ, कितने घंटे पढ़ें ये सवाल इस चीज पर डिपेंड करता है, सीधी गणित है। मैं क्यों कहता हूं साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक तरीके से सोचो। एक दिन बराबर 24 घंटे, ठीक है, और ये तीनों के लिए मैं बता रहा हूं, एक दिन बराबर 24 घंटे। 24 घंटे में भाई 6 घंटा, 7 घंटा या 8 घंटा, सबका अलग अलग होता है, सोना है, ठीक है, सोना है। नींद लेनी जरूरी है, कोई 6 घंटे में फ्रेश हो जाता है, कोई 7 घंटे में, कोई 8 घंटे में, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइम आपने निकाल दिया। मैं औसतन 24 में से 24 माइनस 7 कर दीजिए, ठीक है, बचे कितने, 17 घंटे। अब देखो इसके बाद में क्या होगा कि नित्य कर्म भी है भाई। नित्य कर्म में शुशु पॉटी, नहाना धोना, ठीक है, खाना पीना, पूजा पाठ, घर में रह रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत घर का काम या बाहर का काम ऐसे भी अगर लगा लो, बहुत ही मॉडरेट ढंग से भी लगा लो। एक्सरसाइज भी करते हैं कुछ बच्चे, मेडिटेशन भी करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खेलो कूदोगे भी, तो 2 से 3 घंटा इसमें से और घटा दो। 17 माइनस 3 कर दें अगर तो बचे 14 घंटे, ठीक है। अब 14 घंटे बचे, सोना हो गया, इसमें हमारे बाकी सारे काम हमने 3 घंटे में कर दिए कि भाई बाहर जाना है, मम्मी कभी कुछ सामान बोल देती है, या घर में कुछ उनकी हेल्प करनी है, हमें भी खाना पीना है, पूजा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, 2 से 3 घंटे आपने निकाल दिए। जीवन खत्म नहीं होता, ठीक है, जीवन खत्म नहीं होता है, सब कुछ साथ में चलता रहेगा। कभी कभार आपको कहीं बाहर भी जाना, ये भी बहुत सारी चीजें, 26 वालों के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना। अब 1 साल तो एकदम तपस्या करो तुम, लेकिन बाकी लोग तो ये सब करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत 6 घंटा 7, ठीक है, सोचो एक दिन बराबर 24 घंटे, ठीक है, और ये तीनों के लिए मैं बता रहा हूं, एक दिन बराबर 24 घंटे। 24 घंटे में भाई 6 घंटा, 7 घंटा या 8 घंटा, सबका अलग अलग होता है, सोना है, ठीक है, सोना है। नींद लेनी जरूरी है, कोई 6 घंटे में फ्रेश हो जाता है, कोई 7 घंटे में, कोई 8 घंटे में, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइम आपने निकाल दिया। मैं औसतन 24 में से 24 माइनस 7 कर दीजिए, ठीक है, बचे कितने, 17 घंटे। अब देखो इसके बाद में क्या होगा कि नित्य कर्म भी है भाई। नित्य कर्म में शुशु पॉटी, नहाना धोना, ठीक है, खाना पीना, पूजा पाठ, घर में रह रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत घर का काम या बाहर का काम ऐसे भी अगर लगा लो, बहुत ही मॉडरेट ढंग से भी लगा लो। एक्सरसाइज भी करते हैं कुछ बच्चे, मेडिटेशन भी करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खेलो कूदोगे भी, तो 2 से 3 घंटा इसमें से और घटा दो। 17 माइनस 3 कर दें अगर तो बचे 14 घंटे, ठीक है। अब 14 घंटे बचे, सोना हो गया,
इसमें हमारे बाकी सारे काम हमने 3 घंटे में कर दिए कि भाई बाहर जाना है, मम्मी कभी कुछ सामान बोल देती हैं या घर में कुछ उनकी हेल्प करनी है, हमें भी खाना पीना है, पूजा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, 2 से 3 घंटे आप निकाल दे। जीवन खत्म नहीं होता, ठीक है, जीवन खत्म नहीं होता है, सब कुछ साथ में चलता रहेगा। कभी कभार आपको कहीं बाहर भी जाना, ये भी बहुत सारी चीजें। 26 वालों के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना, अब 1 साल तो एकदम तपस्या करो तुम, लेकिन बाकी लोग तो ये सब करेंगे, ठीक है। बचे अब 14 घंटे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ऑनर्स कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी के लिए कोई ना कोई पढ़ाई करते हैं, तो उनको कॉलेज जाना पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में या कई सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अटेंडेंस वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो भी निकल जाता है, लेकिन उनको हम नहीं जोड़ते इसमें, वो तो अपने वो समय तो उसमें से घटा ही देंगे। लेकिन अब बचे हमारे पास 14 घंटे। 14 घंटे जो हमारे पास बचे, वो हम कह सकते हैं कि हमारे अपने हैं। अगर हम नींद और नित्य कर्म इसमें से निकाल दें, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है इस दौरान, हमें कुछ और नहीं करना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स जॉब भी करते हैं, जॉब करते करते पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन वगैरह करते करते पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैं उनको सबको हटा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपके पास टोटल आए 24 घंटे, तो पढ़ाई के लिए कुल समय हमारे पास बचता है 14 घंटा। लेकिन भैया जो कहते हैं ना, ये 14 घंटा है नहीं। हम लोग गेहूं, हम मम्मी कहती थी लेके जाओ पिसवा के लाओ, ठीक है भाई, कॉलेज का क्लास वगैरह वही मैंने लिखा ना, ठीक है, कि गेहूं पिसवा के लाओ। 20 किलो गेहूं दिया, आटा पिसा, 17 किलो आटा वापस मिला। क्यों? क्योंकि बुरादा बन के उड़ गया, उसको कहते थे कर्दा कट गया, ठीक है, कर्दा कट गया। 14 घंटे में बेटा तुम मान के चलो कि 20 किलो गेहूं का जैसे 17 किलो हो गया, 14 घंटा में तुम जो है ना घूम फिर के 10 से 12 घंटे ही तुम्हारे पास हैं जो तुम पढ़ाई के लिए मानोगे, इससे ज्यादा नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये है क्या, इस कुल समय को मैं कहता हूं ये आभासी समय है। ये देखने में लग रहा है कि इतना समय 14 घंटा मिल रहा है, लेकिन ये आभासी समय है। और ये जो है हमारे पास 10 से 12 घंटा, ये वास्तविक समय है, वास्तविक समय। अब ये जो 10 से 12 घंटा है, इनकी कहानी एकदम अलग है। सारी लड़ाई टाइम टेबल की जो लड़ा करो ना, वो 10 से 12 घंटे वाली ही लड़ा करो। इससे ज्यादा की एस्पिरेशन तुमको ना डिप्रेशन में डाल देती है कि भैया पूरा नहीं हो रहा है। 10 से 12 घंटे यही तुम्हारी टाइम टेबल है। इससे ज्यादा की टाइम टेबल बनाने की अपेक्षा तुम्हें करनी नहीं चाहिए, एकदम प्रैक्टिकली स्पीकिंग। खाना बनाना भी ऐड कर दीजिए भाई, मैंने तो ऐड कर दिया, कितना समय निकाल दिया। प्रैक्टिकल देखो, लाइफ में जितना प्रैक्टिकल रहो उतना तुम्हारा लाइफ स्मूथ रहेगी। टारगेट ले लिया सर, इतना पढ़ डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, नहीं होगा बच्चा, ठीक है, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आप क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओ। सर घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना चल रहा है, ढिकाना चल रहा है, मेरी तो सांस फूल गई, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पा रही हूं। कम से कम 6 घंटा में अगर तुम्हारा नींद बढ़िया से हो जाता है तो भैया 2 घंटा मैंने सोने में भी तुमको दे दिया। नित्य कर्म में 2 घंटा चाहिए, 3 घंटा ले लिया, तो एक तरीके से 3 घंटा यहां मिल गया। 14 को घटा के 10 से 12 कर दिया, 2-3 घंटा यहां दे दिया। हर जगह आराम से, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौघड़ा, रुत आवे फल होए। धीरे धीरे चलो भाई। ये जो आजकल हड़बड़ हड़बड़ की कल्चर बन गई ना, सब काम जल्दी जल्दी। सर 3 महीना में आईएएस कैसे बन सकते? नहीं बन सकते भैया, ठीक है। यूपीएससी तुमको 3 महीने में आईएएस बनाने का सिलेबस नहीं दे रही है, ना पैटर्न दे रही, तो कैसे बन जाओगे, ठीक है। स्टडी के टाइम में इधर उधर के थॉट्स अगर आ रहे हैं तो कैसे रोके, आएंगे, ठीक है। जितना पढ़ पाओ उतना अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल। तो टाइम टेबल में मैंने ये बना दिया तुम्हारा। अब टाइम टेबल मैं किसी का टाइम टेबल नहीं बना रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम ले रहे हो कोचिंग, तो भाई तुम कोचिंग के साथ एंगेज करते हो। बहुत सारे तुम्हें क्लासेस लेनी होती हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है, और साथ में रिवीजन करना होता है, ठीक है। तो इतनी सब चीजें तुम्हारी, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब तुम्हारा इसके साथ चलता रहता है। अब नीचे का ये कॉलम तुम अपने आप भर लो। लेकिन अब मैं दूसरी बात बताता हूं। वास्तविक समय अगर तुम 14 घंटा भी बैठ रहे हो, तब भी वास्तविक समय 10 से 12 घंटा ही निकल पाएगा। क्यों? ठीक है, क्यों? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छा निसार, बहुत बढ़िया किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी चीज, 2 किताबें और बताता हूं। रोंडा बायरन की एक किताब है द सीक्रेट, और एक किताब है द मैजिक। सीक्रेट ही पढ़ लो तुम खाली। कई बार आपको लगता है मैं अकेला हूं, 4 आवर्स कोचिंग में चला जाता है, तो इसी से निकाल लो, ठीक है ना। इसी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। अल्केमिस्ट है, सीक्रेट है, मैजिक है, बहुत सारी। तो यहां पर तुमको उसको निकाल के रखना है कि भाई मैंने इसको जो है अभी फिलहाल यहां पर 6 घंटा 4 घंटा जितना भी तुम कोचिंग में दे रहे हो, कुछ बच्चे ऑप्शनल भी कर रहे होंगे, ठीक है, वो अपना समय भी निकालेंगे। बच्चे कल एक लंबी क्लास लेंगे नेहा, ठीक है, कुछ जो है लंबी क्लास लेंगे। अरे वाह वंदना, सीक्रेट पढ़ी है तुमने। शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सभी को पता ही है ना, तुम लोगों को, तुम्हारी एज को तो पता ही है भाई, हमारी भी एज को पता है ना। ऐसा नहीं, शाहरुख खान तो हमारी टाइम का आइकन है कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। ये क्या है? शिद्दत। शिद्दत जब आप चाहते हो तो कायनात यानी पूरा यूनिवर्स आपके साथ, उसको आपके साथ अलाइन करने में लग जाता है, ठीक है ना, लग जाता है। अब यहां पर रूही, अभी इस पर बात करते हैं, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि शिद्दत, किताबें कुछ एक पढ़ो मोटिवेशनल। ये नहीं है कि सर मैं फलाने सर का मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं। क्या मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं यार, वो तो उसका काम है मोटिवेशन का वीडियो देखना। मोटिवेशन देखते देखते कुछ लोग तो डिमोटिवेट हो गए हैं, है ना। कहानी तुम समझ रहे हो। जिन्होंने पूरा मोटिवेशन का मार्केट बनाया था,
वो मोटिवेशन का मार्केट ना वो अभी फिलहाल ध्वस्त हो गया है बहुत सारी वजहों से, तो खुद ही मोटिवेशन की उनको जरूरत है, सेल्फ मोटिवेशन। भूत अंकल मेरा जो है आज आया है, कमेंट कर रहा है, कह रहा है सर मैं जॉब भी करता हूँ। भूत अंकल है ना, तुम भैया कौन सी जॉब करते हो, तुम कब्रिस्तान में, श्मशान में, ठीक है ना, कहां पर जॉब करते हो, नाम तो बदल लो बच्चा, ठीक है। चलो, तो यहां पर एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बतानी है, थॉट आता है, डाइवर्जन आता है, पढ़ रहे हो डाइवर्ट हो गए हो, कोई बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया चंचला ही मना, मन चंचल है, इसको कैसे रोकोगे यार, ठीक है ना। कोई साधु सन्यासी तपस्वी तो हो नहीं कि ऐसे यहाँ पर आभा चक्र पर भ्रुकुटी के बीच में एकदम तान के बैठे एकदम ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, मनुष्य हो, आएगा डाइवर्जन मेथड। पर आर प्रोडक्टिविटी, आपको देखना क्या है, आपके लिए जरूरी है कि हमारी पर आर प्रोडक्टिविटी क्या है, पर आर प्रोडक्टिविटी क्या है, पर आर में कितने घंटे हैं, एक, ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ऐसा कहा जाता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें पहर का कंसेप्ट है, ठीक है। उसी तरीके से माना जाता है कि आप जो है, आपका अटेंशन स्पैन कितना होता है, स्पैन, अटेंशन स्पैन 50 से 55 मिनट। ये बात मेरी ध्यान रखना, जो तुम लोग पूछ रहे हो उसी का जवाब दे रहा हूं, यानी हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए साइंटिफिकली, 5 से 10 मिनट का ब्रेक। और ब्रेक में क्या करो, बहुत जरूरी है, अपोजिट एक्टिविटी। अगर मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन करना है तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। 8, बिल्कुल सही कह रहा है, 10 से 12 घंटा, फिर उसमें भी निकाल लेना, हर घंटा 10 मिनट, तो हर 3 घंटे में आधा घंटा गया, 6 घंटे में 1 घंटा गया, 2 घंटे और घटे, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट एक्टिविटी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते करते 50 मिनट के बाद में खड़े हो गए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अपना मोबाइल उठा लिया, सबके पास है, पढ़ाई भी उसी से कर रहे हो, मोबाइल में कोई गेम डाउनलोड करो, सोशल मीडिया में नहीं कहूंगा, रील्टा चल रहा है सोशल मीडिया बहुत एडवर्सली जो है आपको अफेक्ट करता है, कोई रील देख ली, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आपको लगता है कि ठीक है सर मेरे पास इतना रेस्ट्रेन है कि मैं 10 मिनट देख के हटा दूंगा उसको, ठीक है, कर सकते हो, जो तुमको रिफ्रेश करे एक्टिविटी। कोई गेम खेल लिया, कभी कभी आपके पास में सुविधा है तो कोई जो है ना फिजिकल गेम खेल लिया, बॉल उछाल के पता चला दीवार पे मार के खेल रहे हैं, पहले ऐसे गेम्स बहुत होते थे, अभी भी ऐसे होते हैं। तो आपने क्या किया, ब्रेक दे दो अपोजिट एक्टिविटी के साथ। दिमाग क्या है, दिमाग जानता है कि अभी पढ़ लो, 50 मिनट के बाद ये 10 मिनट हमको फ्री छोड़ देगा, डाइवर्जन घट जाएगा और फोकस बढ़ जाएगा। ये दिमाग की ताकत है, दिमाग की प्रवृत्ति है अपोजिट एक्टिविटी के साथ काम करने की। तो मैं टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, इन पर सब पर ये बात मैंने आपको बोला, ठीक है। अच्छा, जॉब वालों के लिए जो बात है कि देखो बड़ी मेहनत करते हैं, मैं हमेशा बड़ा सम्मान करता हूं उन बच्चों का जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कई बार कई स्टूडेंट्स के पास अच्छी कोई जॉब होती है, कहीं नौकरी लग गई है, तो उसकी वजह से वो नहीं छोड़ पाते अपनी तैयारी के लिए, तो वो करना मजबूरी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लिए मतलब फाइनेंशियली सस्टेनेबल बने रहने के लिए, ठीक है, ये काम करते हैं कि भाई थोड़े पैसे कमाएंगे तो कोचिंग का पैसा दे पाएंगे, अपना घर का है ना सारा सस्टेन करवाना भी है, तो मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। दूसरी चीज कि आपका कॉन्फिडेंस ना, पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। यही एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, जुडिशरी हो चुका है, एजुकेशन, टेलीग्राम, रेलवे हो चुका है सैम, ठीक है। टेलीग्राम पर बात होनी है, एजुकेशन पर बात होनी है, कुछ कुछ मूवमेंट्स पर बात होनी है, ठीक है ना। तो वो कल इसीलिए एक लंबी क्लास होनी है, ठीक। सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, सिंगिंग करो, बहुत अच्छा है, जिसका जो भी हॉबी है वो कर सकता है। तो जो जॉब वाले बंदे हैं तो उनका देखना पड़ेगा फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है। अगर उनका फुल टाइम जॉब है तो और चैलेंज है, अगर पार्ट टाइम जॉब है तो थोड़ा सा रिलेटिवली कम चैलेंज है। जॉब वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूं कि आप टाइम फ्रेम में मत बंधिए। अगर किसी का एज लिमिट होने जा रहा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर आपने अभी तैयारी की है शुरू और जॉब साथ में कर रहे हैं तो आपको दोनों के बीच बैलेंस करना होगा, जॉब छोड़ नहीं सकते, तैयारी भी छोड़ नहीं सकते। तो आप ये मत करिए कि मैं 26 में दूंगा एग्जाम, आप कहिए मैं 27 में दूंगा, समय थोड़ा ज्यादा ले लो, क्योंकि आपको दिन भर में समय कम मिलता है, तो इसलिए आप 27 का टारगेट कर लो, तो ताकि आपको उतनी ही तैयारी के लिए दुगना समय मिल जाए बाकी लोगों से। तो जब तक आपको ये ना लगे कि मैंने तैयारी पूरी कर ली और मुझे एक कॉम्पिटिटिव एज मिल गया है, तब तक आप अपीयर ना हो एग्जामिनेशन में। ये मैं जरूर बोलता हूं कि 1 साल का टारगेट की बजाय आप 2 साल के बाद का टारगेट ले लो, ताकि थोड़ा रिलैक्स रहो। कितनी मेहनत करोगे यार, मुझे पता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब भी करते हैं, मैंने उनसे बात की है, तो पता है मुझे दिन भर के बाद आपके पास बचता क्या है, इतना थक जाते हो, ठीक है, इतना थक जाते हो। तो इतनी थकान के बाद कितनी पढ़ाई कर लोगे, नहीं तुम जॉब से आके पढ़ो, अपनी जिंदगी दे दो यार, नहीं, जीवन भी है, ठीक है। तो वो सब चीजें करो। कई लड़कियां हैं जो मैरिड है, हाउस वाइफ है, तैयारी कर रही है, दिन भर उनको घर का काम करना, सास की भी सेवा करनी, ससुर की भी सेवा करनी है, पति भी आया है उसका भी खाना बनानी, लेकिन तैयारी भी कर रही है। ऐसी भी मुझे स्टूडेंट्स मिली, तो उनके लिए भी यही है कि आप टारगेट का टाइम थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। देखो, राजनीति विज्ञान से ऑनर्स कर रहे हो, हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है ना। सैम बिल्कुल वीडियो गेम खेल सकते हो एकदम, ठीक है। 2 सवाल थे कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या यूपीएससी। देखो, यूपीएससी तुम कर रही हो तो ग्रेजुएशन तो बेटा जो है तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। यू कैन नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन अंटिल यूर ग्रेजुएशन, है ना। तो जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तो वो तो काम हो गया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हमें जाना है, ठीक है। अच्छा सर, इस जर्नी में लव वन को कैसे हैंडल करें, थोड़ा इस सवाल को और खोलो बेटा, तब मैं समझ पाऊंगा। लव वन नहीं समझ पाया,
खेलने लग जाती हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। किरण, टाइम मैनेज करो बेटा। बॉडी डेवलपमेंट भी करना है। अच्छा, रवि भी कह रहा है, ये भी बात सही, एकदम सही है। कई सारे लोगों के पार्टनर भी हैं, शादी हो गई है या कई बार नहीं भी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये 12 आवर्स अगर आपके जॉब में जाते हैं बेटा, लंबा टारगेट लो, ठीक है, लंबा टारगेट लो, ठीक है। चलो, तो ये क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन क्या है भाई, इसलिए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की जो है ये पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, इसलिए हमको ग्रेजुएशन करना है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो करना यूपीएससी का काम नहीं है। मतलब कम से कम यूपीएससी में तो आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। एक लिहाज से मैं कहता हूं कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो ना, तो जैसे कहा जाता है ना कि आप यूपीएससी जो है ना वो बड़ा बेवफा एग्जाम है। आप शुरू करते हो प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, मेंस हो गया, मेंस क्लियर कर दिया, इंटरव्यू में नहीं हुआ तो धाड़ से कहां गिरोगे, प्रीलिम्स पे। कई बार कई कमिटीज की रिकमेंडेशंस वगैरह आई हैं, कभी ये हो जाए कि भाई प्रीलिम्स मेंस के साथ में भी कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पे मिलता भी है, ठीक है ना, इंटरव्यूज वगैरह पे पहुंचने पर कुछ जगहों पर जो है कुछ मिलना भी शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पीजी आप कर रहे हो तो पीजी जो है ना मदद कर सकता है आपको। एक तो आपके ऑप्शनल पेपर में, आपके ऑप्शनल पेपर में पीजी आपकी मदद कर सकता है अगर आप उसी सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हो जिस सब्जेक्ट से आप, जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जैसा कि आपने लिखा कि भाई आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि सर अगर मान लीजिए कहीं कुछ जो है गड़बड़ हो गया हमारी तैयारी में तो कुछ हाथ में आएगा ना, तो हायर एजुकेशन के लिहाज से हम पीजी देने के बाद नेट जेआरएफ दे सकते हैं या आगे हम पीएचडी कर सकते हैं, तो यानी हायर एजुकेशन में आप जा सकते हो। तो कैरियर पॉइंट व्यू से जो कहा जाता है ना कि प्लान ए, फिर प्लान बी, प्लान सी, मैं हमेशा कहता हूं कि दो अटेम्प्ट तक केवल प्लान ए, और किसी चीज के बारे में तुमको सोचना ही नहीं चाहिए। 2 अटेम्प्ट तो जान लगा करके तुमको देने चाहिए, मत सोचो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्यों? एक हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है कि 2 अटेम्प्ट तो पूरी ताकत से देंगे, उसके बाद फिर प्लान बी और प्लान सी की बात आप करिए, ठीक है। तो मेरा कहना है कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अगर तुम्हारा 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट देने का मन है फुल फ्लेज्ड, तो पीजी 1-2 साल रुक भी सकते हो। लेकिन अगर तुम कर भी रहे हो साथ में तो जैसे ग्रेजुएशन कर रहे थे वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते रह सकते हो, दोनों चीजें। अच्छा, ग्रेजुएशन उर्दू से है लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, ठीक है ना। और सवाल बताओ भाई, की भी बाउंडेशंस हैं, क्या भैया शादी करनी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं फोन करूंगी हर समय, जितनी ताकत जितनी मेहनत से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हो निकलना दूसरा चारा है, उसकी लिमिटेड